नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब इस वक्त मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब पहली दफ़ा नहीं बल्कि दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के फ़ाइनेंस मिनिस्टर बने हैं और जब से फ़ाइनेंस मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में ख़ासी उम्मीद की एक लहर जो है दौड़ गई है। कैरियर वाइज शौकत तरीन साहब एक बहुत मुमताज़ बैंकर हैं, फाइनेंशियर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शौकत तरीन साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस प्रोग्राम और 92 न्यूज़ के व्यूअर्स के बिहाफ पे जो पाकिस्तान में भी हैं दुनिया भर में है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। तरीन साहब, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जब से आपने मईशत संभाली है, अभी एक माह ही हुआ है और पाकिस्तानी इकॉनमी और मईशत के हवाले से खासी उम्मीद अफसा किस्म की एक पिक्चर जो है डेवलप कर रही है। लोगों के जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा है कि ज़ाहिर है आपको तो अभी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बने एक माह हुआ है बमुश्किल से, और आपने ये दावा भी कर दिया है तो कि 4% के करीब इकनॉमिक ग्रोथ जो है हुई है गुज़िश्ता 9 या 10 माह में। तो आप लोगों की मिनिस्ट्री जो है और हुकूमत इस वक्त कोई फिगर फजिंग कर रही है या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई है जो इससे पहले गुज़िश्ता पूरे एक बरस में पाकिस्तान में स्टेट बैंक को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, IMF को और मीडिया को नहीं पता चल सकी? हुआ क्या? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये मेरी मिनिस्ट्री के नीचे नहीं है। ये इदारा जो ये ग्रोथ दे रहा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे नहीं आता। ठीक। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त मैं पहले फाइनेंस मिनिस्टर था तो मैंने एक टेक्निकल असिस्टेंस ली थी कि ये इदारा जो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे था और उसको उस वक्त एक डिवीज़न के कहा जाता था, स्टेटिस्टिक्स डिवीज़न। मैंने कहा इसको रिवैम्प किया जाए, इसको प्रोफेशनलाइज किया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मूव कर दिया जाए। तो मैं तो चला गया, उन्होंने उसको रिवैम्प वगैरह तो किया, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे रखा। लेकिन ये तो इस हुकूमत को आप जो मतलब कुछ क्रेडिट तो देना कि असद उमर ने आते ही जैसे वो आया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस था, उसने उसको मूव करके प्लानिंग डिवीज़न में लेके चले गए। अब ये इदारा एक ख़ुद मुख्तार इदारा है जिसके बीच में सारी पूरे डिपार्टमेंट्स हैं के लोग हैं, स्टेट बैंक के हैं, इकोनॉमिस्ट हैं वगैरह। उन्होंने एक अपना एक हदफ दिया है कि 3.94 की ग्रोथ हुई है। मुझे तो आए वो एक महीना ही नहीं हुआ, तो मैं तो सिर्फ मैंने लोगों से पूछा कि ये जो है इसमें कोई कम से कम फजिंग तो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे लोगों ने बताया कि नहीं जी, उनके पास पूरे के पूरे डिटेल वर्किंग है। लोगों ने उनसे पूछा भी सही कि जी ये कैसे हुआ, तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और ये बातें आना शुरू हो गई कि जी क्वेश्चन मार्क हुए जनाब स्टेट बैंक से भी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। कोई ऐसी बात नहीं थी, उनकी सिर्फ ये थी, उनके कुछ सवालात थे, उन्होंने बिल्कुल जिस तरह किसी भी डिस्कशन में सवालात होते हैं उन्होंने पूरे ना हुआ क्या है, क्या वजह है जिसके मैं तो बाय द वे आया ही अभी एक महीना पहले हूँ। मैं सिर्फ ये समझ सकता हूँ कि ये जो पहले एस्टिमेट्स थे, IMF के एस्टिमेट्स 1.5% के थे, फिर मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक वगैरह के 2% थे। नहीं, वर्ल्ड बैंक का 1.5 है मेरा ख्याल है और IMF का था हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। 1.3% वर्ल्ड बैंक का है और 1.5 इसका इनका। और फिर स्टेट बैंक ने कहा कि ये 3% भी हो सकती है। तो वो उस वक्त थी जिस वक्त पहले 5 महीनों में अभी कोविड से अभी निकले ही थे कि बड़ी एनीमिक किस्म की एक किस्म से रिवाइवल हो रही थी हमारी। लेकिन लेटली जो है अगर आप देखें तो फसलें जो हैं वो 3 आउट ऑफ 4 बड़ी फसलें जो हैं वो बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। आपकी LSM जो है 9.3% पे ग्रो कर रही है। आपके जो स्मॉल एंड मीडियम वो मेरे ख्याल 7-7.5 पे है। आपका जो सर्विस सेक्टर है वो 4.4% पे जा रहा है और उसके बीच में जो हाउसिंग वगैरह जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। आपकी सीमेंट प्राइसेस चढ़ गई हैं, स्टील प्राइसेस चढ़ गई हैं और उसके बीच में अगर आप दूसरी साइड पे देखें कि एग्रीकल्चर 2.5% पे गया है, हालांकि इनका ख्याल था कि नेगेटिव ग्रोथ होगी इसके बीच में। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड ऑब्वियसली। और फिर मैं इससे ये भी मुझे मालूम है कि अब तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैं इसमें इंचार्ज हूँ कि फ्रॉम मार्च टू अप्रैल एंड नाउ मे, ठीक है, मतलब हमारी रिकॉर्ड रेवेन्यूज आ रहे हैं। हम लोग ने कभी 46% किया है, फिर 57 किया है। वी आर रनिंग टुडे एट द रेट ऑफ 50% प्लस ओवर लास्ट ईयर।
सो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ग्राउंड पे हो रही होगी ना, हमारे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। अच्छा, सो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। आई थिंक मैं तो ये कहूँगा और अपने बिहाफ पे, और मैं तो क्योंकि मेरे तो ये एरिया ही नहीं है, लेकिन मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे करूँगा कि अगर कुछ इकोनॉमिस्ट लोग आ रहे हैं उनको अगर इस पर कोई वो है शक व शुबा तो जाएँ PBS के पास। आई एम श्योर PBS विल ओपन द बुक्स फॉर देम, ठीक है, बिकॉज दिस गवर्नमेंट स्पेशली अंडर इमरान खान हैज़ नो रीज़न टू फाइट द नंबर्स। अच्छा तनी साहब, अखबारों ने तो इदारियाँ लिखे ही हैं, शक भरे बहुत ही शकी अंदाज से उन्होंने इदारियाँ लिखे हैं कि शायद ये फिगर्स जो हैं ये कहाँ से आ गए, किस तरह आ गए, लेकिन ऑपोजिशन ने इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल किया है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद ज़ुबैर जो PMLN के लीडर्स हैं, मिफ्ता इस्माइल इससे पहले पाकिस्तान के डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग की है जिसमें उन्होंने कुछ नुक्ते भी उठाए। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान की आबादी को कम गिना है, 210 मिलियन गुना है, और यूं 10 मिलियन जो लोग हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी को GDP का तयन करते हुए गिना ही नहीं है। वो कहते हैं ये बेसिक फ्लॉ है और ये सब चीज़ें 3 चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, GDP ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट और बजट डेफिसिट, तो ये किसी तरह से भी ये फिगर नहीं हो सकता। देखिए जी, पहले तो ये जो नंबर जो उन्होंने पॉपुलेशन के लिए होंगे, सेंसस के बेसिस पे लिए होंगे, वाई शुड PBS जो है वो 1 करोड़ बंदा जो है कम गिनेगा, तो उसका रीज़न होगा, वो भी उससे बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन जो है ये भी PBS ही करता है, और उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो भी ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स करता है। मुझे ये बताएं जनाब मिफ्ता साहब, ज़ुबैर साहब तो किसी खाते में नहीं आते, उनका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, लेकिन मिफ्ता साहब एक बड़े सुलझे आदमी हैं, मैं समझता हूँ। उनको कहें आप क्या करते थे यार, आप इस PBS को नहीं इस्तेमाल करते थे? अच्छा, आपके कोई ऊपर से फरिश्ते आके करते होते थे, और आपने तो अपने इस PBS को, जिसको आपने अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकालना चाहिए था, शौकत तरीन ये क्या गया था यहाँ से निकलना चाहिए इसको, आपने तो फिर भी अपने पास रखा था। ठीक है, तो ये क्या बात हुई कि अपनी हमारे वक्त तो ठीक है, बाकी आपके वक्त में ठीक नहीं है। तो ये बातें जो हैं ये मेरे ख्याल में वी शुड माइग्रेट फ्रॉम हेयर। व्हेन वी कीप स्टैंडिंग इन द ग्रेवयार्ड डिगिंग स्केलेटन्स, ये ठीक नहीं होता। अच्छा, आई थिंक अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, दे शुड मूव ऑन, रियल इश्यूज पे ज़रा फोकस करें। रियल इश्यूज, हमारे कॉमन मैन के रियल इश्यूज क्या हैं, हमारी इकॉनमी के रियल इश्यूज क्या हैं, उस पर एक डिबेट, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। And I will participate in that debate with Mifta or anybody else. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की है। तो एक ऐसी डिबेट भी हो सकती है जिसमें हम डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को भी बुलाएं और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें, कुछ और लोगों को भी बुला लें, हुकूमत की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से। जी बिल्कुल, बुलाएं, मेरे सामने आए। मैं तो इनको भी जानता हूँ माशाल्लाह, मैंने तो NFC किया हुआ है, इन सबको मैं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं हूँ, मैं तो एक पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार लेट्स डिस्कस द रियल इश्यूज फेसिंग द इकोनॉमी, नॉट दिस नंबर्स हेयर एंड नंबर्स देयर। अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके उन इश्यूज पे आता हूँ। सिर्फ एक थोड़ा सा इसको मैं टच करूँ बिकॉज इशू बहुत बड़ा था कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की आपने संडे के दिन, एक दिन पहले, उसमें आपने ये भी कहा कि अगर इस तरह से हम ग्रो करते रहेंगे तो अगले बरस इंशाल्लाह ये उम्मीद कर सकते हैं कि 5% और उससे अगले बरस यानी 2023 का जो साल आपने कहा उसमें आप 6% तक आप देख रहे हैं। ये क्या वजह हुई कि ये सब कुछ छुपा रहा? अगर इतनी हेल्दी ट्रेंड डेवलप कर रहे थे तो क्या वजह है कि ये इतने हेल्दी ट्रेंड जो है बैनुल-अक़वामी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया की, ये लोगों की नज़रों से उछल रहे हैं? कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें? देखिए, इसकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा, जब हो जाएगा आप देख लेंगे। ये तो जी मैं आया हूँ, मैं एक प्लान दे रहा हूँ, और मैं ये प्लान जो है वो मैं बड़े 12 मैंने एरियाज़ जो हैं उसकी अभी डिटेल प्लानिंग करवाई है। मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ने मिल के अपने अपने प्लान बना रहे हैं, जिसके बीच में प्राइस स्टेबिलिटी है, जिसके में फिस्कल साइड है, जिसके बीच में आपका ये हाउसिंग है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सोशल प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल सेक्टर है। ये सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल इस वक्त स्टडीज़ चल रही हैं, प्लानिंग हो रही है। उसके बेसिस के ऊपर वी बिलीव दैट वी विल हैव अ मोमेंटम। हमारी जो अभी पॉलिसी आउटलाइंस आएंगी, आप बजट में देखेंगे और उसके चंद हफ्तों के बाद देखेंगे, ऑन इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, interventions in the industry and exports, interventions in
आपका ये जो है फिस्कल साइड के, क्योंकि हमारी रेवेन्यूज़ ने बढ़ने हैं जिस तरह हमने बढ़ाने हैं, एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ये सारे जो चीज़ें हैं इसकी बेसिस के ऊपर मैं ये कर रहा था कि अगर हमारा जो इस वक्त जो भी रेट आता, मुझे नहीं मालूम कितना रेट आता, मैंने ये कहा था अगले साल हमें 5% पे जाना पड़ेगा और 5% और अगले 6% पे। अब मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह 5% भी होगा और 6% भी होगा। अच्छा, 4 सेक्टर्स तो आपने बार बार आइडेंटिफाई किए अपनी प्रेस टॉक के अंदर, जिसमें हाउसिंग है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें इंडस्ट्री है और जिसमें एक्सपोर्ट्स हैं। ये बाकी जो 12-8 सेक्टर हैं, 12 सेक्टर्स में से वो कौन से हैं? उसमें सी पैक भी है, उसके बीच में हमारी जो SOEs को जो हमने ठीक करना है वो भी है। पावर सेक्टर बहुत बड़ा है, पावर सेक्टर को हमने ठीक करना ही करना है, बिकॉज पावर सेक्टर उससे सबको लेके बैठ जाएगा, बिकॉज उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स ही जो हैं 23 तक जो है 1.5 ट्रिलियन पर ईयर हो जाएंगी, वो है। सो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के बीच में हम लोगों ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। हम लोग सिर्फ प्राइवेटाइज करके बैंक्स बैठ गए हैं, लेकिन इस वक्त जो आपका बैंकिंग फुटप्रिंट है वो सिर्फ 33% है, उसमें से 50% लोग पैसे अपने वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल देते हैं। इसमें आपकी GDP को सिर्फ 16-16.5% जो है वो बैंकिंग सेक्टर करता है। तो ये एनॉमलीज हैं, इसको हमने ठीक करना है। सो दीज आर बेसिकली, और एक मैक्रो है जो कि मैक्रो मैंने इनको चैलेंज दिया, मैंने कहा देखो ये बताओ कि वाई हमें चाहिए इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हमारी ये क्यों नहीं हो रही, क्यों 5-6 दफ़ा साल के बाद हम गिर जाते हैं, उसके ऊपर भी वो हमें बताएंगे कि क्या ऐसी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से हम ये होता है हमारे साथ। अच्छा तनी साहब, एक एक करके हम देखें मुख्तलिफ फैक्टर्स को। आपने सीपेक का इशारा किया, सीपेक पे पाकिस्तानी बड़ा प्राउड फील करते हैं, लेकिन चंद दिन पहले ही हमने देखा कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ और फाइनेंशियल जो बॉडी थी उसने जो $6 बिलियन जो लग रहा था कोई मसला ही नहीं है, वो उन्होंने अप्रूव करने के लिए ML1 मेन रेलवे लाइन 1 के लिए उन्होंने अप्रूव करने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि रेलवे के हालात ठीक नहीं है। वो सिग्नल तो पॉजिटिव नहीं है, वहाँ तो ऐसा लगता है कि चीनी जो है वो पाकिस्तान की कुछ पॉलिसी से खुश नहीं। देखें, उसमें बड़ा एक सिंपल इशू है, हम IPPs के बीच में कुछ हमारी ऑब्लिगेशन थी जो हमने वक्त पे उनको नहीं दी, तो वो थोड़ा सा एक किस्म से मैं ये नहीं कहूँगा नाराज़ हैं, लेकिन वो जाहिर है वो चाहते हैं कि हम अपनी ऑब्लिगेशंस पूरा किया करें, लेकिन वो हम उसको वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं एट दी वेरी हाई लेवल। हमने उसके सोल्यूशन भी ढूंढ लिए हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे न सिर्फ कि ये हम रिज़ॉल्व कर लेंगे, ये पॉजिटिविटी तो ऑलरेडी एट दी हाईएस्ट लेवल है ही है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम ये फिर जाएं और इस एक और कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये तो बात ही नहीं, ML1 वगैरह तो एक इशू ही नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए क्रिएट किया है, रोड्स का और पावर सेक्टर और वगैरह वगैरह, तो उसको यूज़ करने के लिए जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं उसको पॉपुलेट करें। इस वक्त चाइना जो है इज़ इन ट्रांजिशन, वो 85 मिलियन जॉब जो है वो ट्रांजिट अपना आउटसोर्स कर रहा है बाकी मुल्कों को। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि यार हमारे पास भी तो लेके आओ 8, 10, 15 मिलियन जॉब, तो हम तो अगले एक लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए BOI और CPEC मिल के एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और हम जाएंगे और ज़्यादातर हम FDI प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होंगे। बिकॉज आपको ये भी मैं बता दूं कि जो आपको मालूम होगा कि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर में FDI का तो ऑलमोस्ट कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन तरीन साहब, अब तक जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आइडेंटिफाई हुए थे और हम उनके बारे में मसलसल देख रहे हैं, उसमें से एक लॉन्च हुआ फैसलाबाद के करीब, फिडमेक जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसने लॉन्च किया। दूसरा जो है वो लग रहा है मंजर पे आ जाएगा रशाकाई का, जिसमें डायरेक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन दोनों के अलावा ना तो कोई आ सका है सामने, और रशाकाई के अलावा कहीं पर डायरेक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हमें नज़र भी नहीं आ रही। बिल्कुल, इसमें आप दुरुस्त हैं, हमने इस पर थोड़ी सी गफलत बरती है। अब इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अभी आई है, लेकिन ये जो जिस वक्त हम ये लगाना शुरू हो गए थे प्रोजेक्ट्स वगैरह पावर के, उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए था कि पैरेलल में हम ये सोचते कि ये जो कंजम्पशन किधर होगी, और ये SCGs तो ये थे हमारे SCGs शुड हैव डेवलप्ड साइड बाय साइड, और उस वक्त हमें ये चाहिए था कि ये उनके इन्वेस्टर्स वगैरह ये लेके आते, लेकिन अभी हम उसको डेवलप करेंगे, इंशाल्लाह लेके आएंगे।
अच्छा, ये तरीन साहब बता दें कि आप इतने उम्मीद अफजा और इतने अहदाफ आपके हैं, IMF से आपने नेगोशिएट करना है, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। आप मुख्तलिफ सेक्टर्स पर उठाना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात, एक्सपोर्ट्स की, लेकिन यहाँ तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस ये भी है कि हर 6 महीने के बाद आपको अप्रूवल चाहिए। अगर आप सेनेट में नहीं जाते, आपको एक पार्लियामेंट में जगह नहीं मिलती, तो कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। ये आपने कोई देखा है कि कैसे आप कंटिन्यू करेंगे? देखिए, मैं अपनी जो बका है ना, उसके ऊपर मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो मेरा ख्याल रखेगा। द वेरी फैक्ट इज़ कि मैं एक पैशन के साथ आया हूँ। मैं जनाब जिसका बेटा हूँ, उसने पाकिस्तान के लिए काम किया था मूवमेंट में। वो बरतानिया की जेल भी खा चुका है, वो हिंदुस्तान की जेल भी खा चुका था, और वो पैशनेट पाकिस्तानी। आई एम अ पैशनेट पाकिस्तानी। मैंने अपना जो रोल प्ले करना था वो हबीब बैंक में भी किया, पहली हुकूमत में भी किया, अभी भी इमरान खान के साथ मैं इसलिए आया हूँ कि इमरान खान मीन्स बिजनेस एज फार एज द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कंसर्न, द पुअर पीपल ऑफ, दैट इज़ वाई एम। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे ये 6 महीने में बनाते हैं या नहीं बनाते। मैंने अपना काम जारी रखना है, एंड आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ठीक है, अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक ना होता तो एक डेड जो बैंक था हबीब बैंक, उसको मैं टर्न अराउंड ना कर सकता। तो आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय। अच्छा, ठीक है, ब्रेक से पहले मुझे एक सवाल समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर तो हम सुन रहे थे इस्लामाबाद के हलकों में कि बहुत देर से चाह रहे थे कि आप मिनिस्ट्री फाइनेंस ले लें, लेकिन आप एतराज कर रहे थे, आप मान नहीं रहे थे। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि जो एक ज़माने में रेंटल पावर केसेस वो हुए थे, प्रोजेक्ट्स, मेरे आने से पहले, जब मैं पहले हुकूमत में आया, और मैंने वो बड़े लड़के रुकवा दिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऑडिट करवा के। लेकिन जब जजमेंट आई, उन्होंने मेरा नाम भी बीच में डाल दिया, और उसको मैं वो निकलते निकलते, और ज़ाहिर है उसमें तो कोई बेसिस ही नहीं था, और लेकिन वो नीचे से केसेस ही नहीं चलते थे। तो मैंने इनको ये कहा कि मेरे रेफरेंसेस इस वक्त हैं कोर्ट्स में, क्या अच्छा लगेगा कि एक साइड पे मेरे रेफरेंसेस हैं और दूसरी साइड के मैं मिनिस्टर बनाऊं। मैं कि जब तक वो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी मैं नहीं आऊँगा। तो जब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, जो ट्रायल कोर्ट ने, तो फिर मैं आ गया। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए। और जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम के इब्तदाई में कहा कि अभी 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन शौकत तरीन साहब के आने के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बेहतरी के रास्ते पर गामज़न है। एक उम्मीद की किरण उसमें नज़र आती है, और अपोजिशन और बहुत सा मीडिया का हल्का जो है वो यही समझ रहा है कि शायद हुकूमत कोई स्पिन कर रही है, कोई फिगर फचिंग कर रही है। लेकिन शौकत तरीन साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दर हकीकत ऐसी चीज़ें, ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही थी जिन्हें समझा नहीं गया है। वो डेवलपमेंट्स हैं क्या, और मजीद क्या आगे होगा, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब मेरे साथ एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब, एक और यानी अगर मुझे याद आए कि पहली आपने मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 मई को, उसमें आपने सबको हैरान परेशान कर दिया जब आपने ये कहा कि हमने IMF को ये बता दिया है कि हम मज़ीद टैक्सेस और टैरिफ रेज नहीं कर सकेंगे, हम अल्टरनेट मीन्स को एम्प्लॉय करेंगे सर्कुलर डेट और चीज़ों को फिक्स करने के लिए, और IMF जो है वो इस चीज़ को समझ सकती। ये अभी तक लोगों को हजम नहीं हुआ कि ये पिछले 2 बरस से IMF ये चीज़ नहीं समझ सकी, 1.5 बरस से। अभी अचानक क्या वजह है कि आप IMF को समझा पाएंगे? आप इतने पुरुमीद क्यों हैं? देखें जी, पुरुमीद होने की वजह यह है कि इस वक्त हालात ही ऐसे हैं, और किसी भी इदारे को और इंटरनेशनल इदारे को समझाया जाए कि हमारे जो करीब अवाम हैं वो अभी और बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखिए जी, मतलब पहले पावर पे आ जाएं। पावर में क्या बात है, हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसको पास ऑन करने के लिए IMF और सर्कुलर डेट हमारा इतना बढ़ता जा रहा है कि अब वो 2.3 ट्रिलियन पे चला गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि यार ये कहाँ रुकेगा, ये सस्टेनेबल ही नहीं है। तो आप इसको बढ़ने से कैसे रोकेंगे? उसका एक ही तरीका है कि आप ये टैरिफ जो है इंक्रीज़ कर दें। मेरा कहना ये है कि भाईजान, पहले तो आप टैरिफ इंक्रीज़ करेंगे इन काइंड ऑफ गवर्नमेंट मैनेज्ड इंडस्ट्री, क्योंकि ये तो डिस्कोज वगैरह हमारे हुकूमत के नीचे ही है। करप्शन बढ़ती है, आपकी जो है परफॉर्मेंस वो पूरी तरीके से आपको वो पैसे वापस नहीं आते। और दूसरा ये है कि ये बोझ कितनी देर, मतलब कि कैसे उठाएंगे ये हमारे लोग, कैसे उठाएंगे, इंडस्ट्री कैसे उठाएगी, अनकम्पिटिटिव हो जाएगी। तो हम आपको वही जो आप मकसद पूरा करना चाह रहे हैं हम और तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज इस वक्त इशू क्या है,
इस वक्त इशू ये है कि हमारी जो है वो ग्रोथ अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि वो इतनी जो कैपेसिटी जो लगा के चले गए हैं पिछली हुकूमत उसको एब्जॉर्ब कर सके। सो इट विल टेक अस 3 to 4 or 5 years for our growth rate to reach a stage whereby they can absorb this capacity। ठीक है, तो हमें एक 5 साल की एक वो चाहिए, तो वो हम करके उनको दिखा देंगे, और सो दैट वो बोझ जो है वो टैरिफ्स पे ना आए। और फिर हम ये करेंगे कि हम ये भी कर रहे हैं कि अपनी डिस्कोस की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं ताकि लाइन लॉसेस कम हों, रिकवरी ज़्यादा हों। तो ये चीज़ें जो हैं दिस प्रोबेबली विल हेल्प अस मिटिगेट द इंक्रीज इन टैरिफ्स। पहली बात। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने कहा ये एग्जाम, थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया हूँ कि ऑपोजिशन और पिछली हुकूमतें ये कहती हैं कि जी हम जब आए थे तो पावर का क्राइसिस था, बिजली नहीं थी, तवानाई नहीं थी, हम मजबूर थे, हमने तो ये प्लांट लगाए इतने सारे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसी वजह से तो आज एनर्जी है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये हुकूमत इसको हैंडल नहीं कर पा रही। वो कहते हैं एनर्जी प्रोवाइड की हमने। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सवाए कह रहे हैं कि वो उस वक्त अंधेरे थे जिस तरह वो कह रहे हैं, और उन्होंने बिजली लगा दी। सवाए ये कि उन्होंने प्लानिंग ही नहीं की। उन्होंने ये नहीं समझा कि यार हमें 4000 अभी चाहिए या पेसिंग करनी है, इस तरीके से करें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये 12000 लगाएं, 5 सालों में ना लगा दें। उन्होंने 5 सालों में लगा दिए 12000, ज़रूरत नहीं है 12000 की। और अब जो है कि अगर आप 10% भी ग्रो कर रहे हो एवरी ईयर, तो ये आपको कम से कम 3-4 साल लगेंगे टू एब्जॉर्ब दिस। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने लगाए और उनको क्रेडिट जाता है कि लगाए उन्होंने। अच्छा, लेकिन ज़्यादा लगाना भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला पैदा हो गया ना। मैंने आपको कहा कैपेसिटी पेमेंट्स इन 2018 वाज 465 बिलियन and they will be 1455 billion 2023। लेकिन इस हुकूमत कहाँ से हम पैसे लेके आएंगे? जो रीनेगोशिएशन की है इमरान खान हुकूमत ने आईपीपीस के साथ, उससे आपको कोई मदावा नहीं हुआ, उससे मदद नहीं मिल रही? जरूर, ये दिस इज पार्ट ऑफ इट। और दूसरा अब ये है कि जो इंटरनेशनल हमारी आईपीपीस हैं उनके साथ हमें अभी करना है, इंशाल्लाह ये कर लेंगे हम। अच्छा तरीन साहब, आपने बार बार एक टर्म इस्तेमाल की अंग्रेजी की, अल्टरनेट मीन्स। आप कह रहे हैं और तरीकों से भी हम ये पैसा रेज कर लेंगे, हम टैरिफ और टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे। वो और तरीके क्या है, मिस्ट्री क्या है? और समझा दिया मैंने आपको कि अभी जो पेमेंट्स हमारी आ रही हैं, देखिए 10 साल की ये होती हैं, ये इसकी जो आईपीसी बनते हैं 10 साल में रीपेमेंट हो जाती है सारी। ठीक, प्रोजेक्ट्स ये 30 साल 40 साल के होते हैं। तो कोई इसमें अबाम नहीं है कि अगर हम इसको 5 साल एक्सटेंड कर लें उन पेमेंट्स को और कहेंगे इसमें हमें रिलीफ दी जाए, तो वो बेसिकली विल बी कैन बी यूज टिल आवर इकॉनमी स्टार्ट्स ग्रोइंग एट अ पेस दैट इट एब्जॉर्ब दिस एक्सेस कैपेसिटी। अच्छा, अब आपने ये भी कहा कल कि हमारी पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी प्राइस स्टेबलाइजेशन, दूसरी होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर 4 इंडस्ट्रीज़ का आपने जिक्र किया, मैं उनके ऊपर फिर आता हूँ कि जिसमें हाउसिंग है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ है। हाउसिंग में इस वक्त एक बोनंजा चल रहा है, गुज़िश्ता चंद माह से नज़र आ रहा है, हमें हर तरफ नज़र आ रहा है। अगर आप टेलीविज़न के इश्तिहार देख लें तो 90% इश्तिहार जो है वो रियल एस्टेट के रिलेटेड हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि ये चूँकि एमनेस्टी स्कीम दी हुई है हुकूमत ने 30 जून तक, उसकी वजह से है। ये एमनेस्टी स्कीम कंटिन्यू करेगी, ये हाउसिंग बोनंजा आगे चलेगा, धड़ाधड़ घर बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही। देखिए ये बोनंजा जो है, ये जो एमनेस्टी है, ये डेवलपर्स के लिए थी कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आ सकें। लेकिन ऑन गोइंग बेसिस पे भी जो हाउसिंग सेक्टर है ये यूजुअली बाकी इकोनॉमीज़ का ग्रोथ का इंजन होता है, और वहाँ ये मॉर्गेजेस जो हैं वहाँ होते हैं, यहाँ नहीं होते थे क्योंकि लॉ में डिफेक्ट था। इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। इस हुकूमत ने आगे ये दोनों चीज़ें ठीक करती हैं, लॉ को भी ठीक कर दिया और उसके बाद रेट्स को भी नीचे ले गए, कम से कम लो कॉस्ट हाउसिंग वालों के। तो अब तो अभी सिर्फ डेवलपर ही की आप देख रहे हैं, अभी इसके बाद एंड यूज़र जब आएंगे मैदान में तो आप देखेंगे इसके ऊपर housing by itself will probably give you a 1 to 2% growth rate in the economy every year. So this is and I'm not, you know, this is not tongue in cheek. आप मुझे ये जो हमारे ख्याल में जो एवरेज अगर सारे मिला लें सेक्टर जो लो मिडिल और ऊपर अपर क्लास, वो 40-50 लाख का भी एक घर बनता है
तो अगर उसके ऊपर लाख घर बनाएंगे तो 500 अरब रुपया जाएगा, दैट इज़ 1% ऑफ जीडीपी। और अगर उसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा लेके चले जाएंगे, दैट बी इंक्रीमेंटल ऑफ 1%। सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच ऑल्सो ड्राइव्स 40 इंडस्ट्रीज़, उनकी ग्रोथ आती है इसमें। और इसमें एक बहुत खूबी एक और है, वो ये है, ये पूरे मुल्क में मतलब फैली हुई होती है। ये एक शहर 2 शहरों में नहीं ग्रोथ हो रही होती, ये पूरे मुल्क में ग्रोथ हो रही थी ऐसी। तो इसलिए हाउसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेकिन तरीन साहब, अभी तक जो लो इनकम हाउसिंग की हुकूमत बात कर रही है नया पाकिस्तान के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से, वो तो कहीं देखने में नजर नहीं आई इनॉग्रेशन के अलावा। जो हाउसिंग हम देख रहे हैं ये तो मतवस्त तबका बना रहा है, जहां घर 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ का बनता है। वहां तो अभी शरह सूद जो है वो बहुत ज्यादा है, अभी भी कायबोर प्लस 3-4% है, यानी 10-11% पे है। और दुनिया में तो जो मॉर्गेज है वो 2-3% पे होती है। इसका कुछ कर सकेंगे आप? दुनिया को हमारे साथ कंपेयर ना करें ना। दुनिया का डिस्काउंट रेट जो है उनका जो है वो भी इस वक्त मतलब 0.25 है वगैरह, तो और उनकी इकॉनमीज हमारी इकॉनमी, उसको छोड़ दें आप। द वेरी फैक्ट इज लो कॉस्ट हाउसिंग में प्राइम मिनिस्टर ने 5 मरले और 10 मरले के मकानात के लिए 5% और 7% के रेट्स डाले हुए हैं। सही। तो दैट दे आर दे आर वेरी वेरी लो। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? आप ये कहेंगे यार इतनी मेहनत हो रही है, लो कॉस्ट हाउसिंग क्यों नहीं अभी तक इतनी टेक ऑफ की? इसलिए कि ये कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं इस वक्त। कमर्शियल बैंक्स कभी ये जो छोटे लोन्स हैं ये मुश्किल से देते हैं। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले, आप मेरे से अभी शायद इस पर सवाल भी करें कि एसएमई के लोन्स कितने हैं पाकिस्तान में? 180 लाख, 1,80,000, दैट्स इट। मिलियंस ऑफ एसएमईज और 1,80,000 हमने दिया हुआ। तो इसका मतलब है इनको आता ही नहीं है ये करना, और इनके डीएनए में नहीं है। तो हम अब इसका पैराडाइम शिफ्ट करेंगे। लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो हम रिटेल करवाएंगे थ्रू दीज जो है आपका माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस एनजीओज, उनके थ्रू रिटेल करवाएंगे, जो कि ये चीज़ 20-20 साल से कर रहे हैं, जिनकी जो लॉस रिकवरीज आर बेसिकली जो लोन रिकवरीज आर 99%। सो ये पैराडाइम शिफ्ट करने वाले हैं हम। इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे कुछ हफ्तों के बीच में। एक पूरा प्रोग्राम है ये। तरीन साहब, बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा। बहरहाल एक ब्रेक में ले लूँ और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब एक वीडियो लिंक के जरिए मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद फिर बात। नाज़रीन, वेलकम बैक। पाकिस्तान के वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब मेरे साथ एक वीडियो लिंक के जरिए हैं। तरीन साहब, इंडस्ट्री के लोगों से जब हमारी बात होती है, जो इन्वेस्टर है वो ये समझता है कि शरह सूद को स्टेट बैंक ने बहुत ऊंचा रखा, 13.25 पे, 1 बरस से ज़्यादा, और अभी भी जो 7% है ये अभी भी ज़्यादा है, इसको 5% के ऊपर होना चाहिए। और इससे इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट्स में, सब चीज़ों में मदद मिलेगी। देखें, इंटरेस्ट रेट जो जितना भी डिस्काउंट रेट नीचे होगा उतना ही हेल्पफुल होगा। लेकिन हमने ये देखना है कि ये स्टेबलाइजेशन प्लान जो हमारा हो रहा है, जिसके बीच में इन्फ्लेशन को हम नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इट विल टेक अनदर ईयर और 2 years फॉर द रेट्स टू कम डाउन टू लेट्स से 4 और 5%, 5% पे आ जाएँ, 6% पे आ जाएँ, तो ये अच्छे रेट्स होंगे। तो उसमें एक आधा साल लगेगा, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है हमारे पास हैं, जिसकी मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। ये हमारी जो पावर सेक्टर की जो बेसिकली कॉस्ट है, इसी तरीके से ऑयल जो है हमारा अपने पास नहीं है, और ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी चढ़ गई हैं। फूड प्राइसेस ने हमारे पे प्रेशर डाला हुआ है। तो ये जैसे ही नीचे आएंगे, हालांकि मेरे नज़दीक जो है कोर इन्फ्लेशन शुड डिटर्मिन द इंटरेस्ट रेट्स या डिस्काउंट रेट्स, तो ये ज़रूर नीचे आएगा। और जब स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगी तो और नीचे आएगा इंशाल्लाह। और एज फार एज इंडस्ट्रीज़ कंसर्न, तो हमने काफ़ी मराद दी हुई हैं इनको। हमने बेसिकली काफ़ी इनको पावर सेक्टर पे एक फ़िक्स किस्म की हमने इनको रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। फिर आपके जो रीफाइनेंसेस हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, वो कम रेट पे उनको पैसे मिलते हैं। और इस तरीके से जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जो इंपोर्ट्स होती हैं फॉर री एक्सपोर्ट, उनके ऊपर हम वो देते हैं, अपना मराद देते हैं।
तो इंडस्ट्री को हमने काफ़ी मराहत भी दी लेकिन हैं। इंडस्ट्री को तो लेकिन शिकायत आपकी ये है बात सही तरीन है साहब कि के रीजनली कंपैटिटिव जो टैरिफ था RCET, रीजनली कंपैटिटिव एनर्जी टैरिफ जो पहले दिया था, हुकूमत उससे भी विड्रॉ करने का सोच रही है। जो कैप्टिव पावर फैसिलिटी दी हुई थी कि आप बना सकते हैं अपनी बिजली खुद से, गैस से, उसे भी हुकूमत ने तकरीबन विड्रॉ कर लिया है। तो इंडस्ट्री तो खासी दुहाई दे रही है इस पर। देखें, अभी एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास इस वक्त जो है, हम जो सब्सिडी दे रहे हैं अपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स हैं, वो कोई 35 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, उनमें से 29 को हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये टारगेटेड नहीं है, लेकिन अब हम टारगेटेड सब्सिडी पे की तरफ आ रहे हैं। जुलाई ऑनवर्ड्स हमारे पास हाईवे तैयार हो जाएगा, जिसके तहत हमें मालूम होगा कि हाउस होल्ड इनकम्स किधर हैं। तो वंस वी गिव द टारगेटेड सब्सिडीज़, तो फिर ये हम जो है ये टैरिफ जो है इसको रैशनलाइज कर लेंगे। और ये जो क्रॉस सब्सिडी हो रही थी कि छोटे वालों को इंडस्ट्री जो वो सब्सिडाइज कर रही है, कमर्शियल कर रहा है, तो वो नहीं होगा। तो उससे भी कोई कमी आएगी, रैशनलाइजेशन होगी, और वो एक किस्म से परमानेंट रैशनलाइजेशन होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो क्रचेज नहीं होंगे। जो रीजनली कंपैटिटिव एनर्जी टैरिफ आपने दे रखा है हुकूमत ने, जिसकी बड़ी तारीफ भी होती है, वो खत्म हो जाएगा? वो उससे बेहतर हो जाना चाहिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छा कि भाई देखो, इस वक्त जो उनको क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि वो क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं, ठीक है, निचले तबके को। जब हम निचले तबके को डायरेक्ट सब्सिडी दे देंगे, उनके अकाउंट्स में डाल देंगे, तो फिर जो टैरिफ होगा वो अक्रॉस द बोर्ड एक जैसा हो जाएगा, विच मीन्स कि जो लोग ज़्यादा दे रहे थे उनके रेट्स कम हो जाएंगे। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैप्टिव पावर जिसकी दुहाई है कि भाई हमें दी थी फैसिलिटी, हमने तो मशीनरी लगा ली, अब हुकूमत विड्रॉ। कैप्टिव पावर यार हमारे पास वो ठीक है, जो लग गया। हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है इस वक्त। हम ये चाहेंगे कि इस एक्सेस कैपेसिटी को यूज़ करने के लिए हम लोगों को कंसेशंस देंगे कि भाई ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी कम तुम्हें कीमत चार्ज करें। सो वील कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज़, but rather than creating more electricity through captive power, isn't it better for the country कि जो already excess capacity पड़ी उसको यूज़ किया जाए? ठीक है। अच्छा, अब जो लॉस मेकिंग स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, जिनकी बात बहुत होती है कि इतने बिलियन डॉलर वो खा रहे हैं, सब कुछ है, वो तकरीबन 3 बरस 2.5 बरस तो हो गए हुकूमत को, अभी तक तो कुछ भी उस पर प्रोग्रेस नहीं हो सकी कि लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज जो हैं उनको बेचा जाए, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। देखिए, मैं भी बाहर बैठ के ये क्रिटिसाइज ज़रूर करता था, और ये इसमें हकीकत भी है कि हमने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया। लेकिन अभी देखें, 85 आपके पास जो हैं वो SOEs हैं जिनको रीस्ट्रक्चर करना है, प्राइवेटाइज करना है, इम्प्रूव करना है। तो उसमें से हमको 10 से 15 जो हैं वो एंटरप्राइजेज जो कि सबसे ज़्यादा लॉसेस दे रहे हैं, 70-80% लॉस दे देते हैं हमें ऑफ द टोटल लॉस, उसको हमने अभी उठा के प्राइवेटाइजेशन कमीशन के नीचे ला के उनकी जो रेफॉर्मेशन है, वो उनके ऑलरेडी जो बोर्ड्स बन गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स लग गए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि उनको हुकूमती इदारों से ही निकाल लिया जाए, मिनिस्ट्री से निकाल लिया जाए, ताकि उनको प्रोफेशनल लोग मैनेज करें और उनकी इम्प्रूवमेंट करें, उनको रीस्ट्रक्चर करें और उनको बेच दें। तो ये अब अमल शुरू हो चुका है। तरीन साहब, 2 हफ्ते या कुछ टाइम रह गया बजट के आने में, क्या तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आपके सुलह मशवरे हो चुके हैं, तमाम एक डिस्कशंस हो चुकी बजट के हवाले से? बिल्कुल, आज भी मैंने फेडरेशन ऑफ जो इंडस्ट्री है उनसे, FPCCI से दूसरी मीटिंग की है, और लॉन्ग टर्म मीटिंग, बड़ी लॉन्गिश मीटिंग थी, और वो अभी भी बैठे हुए हैं FBR में। जो चीज़ें मैंने कहा है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, और बड़ी पॉजिटिव मीटिंग थी। ओवरसीज़ चैम्बर से आज हुई है, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से आज हुई है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से आज हुई है, और बाकी जो इदारे हैं जो बेसिकली FBR से, तो वो हम उनके साथ 1-2 मीटिंग्स कर चुके हैं। अब मैंने बैठना है रज़ाक दाऊद साहब के साथ, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, कि वो क्या चीज़ें मराद चाहते हैं। इंशाल्लाह हम वो भी बैठ के कर लेंगे 1-2 दिन में। सो हमारी तरफ से हमने काफ़ी इस पर प्रोग्रेस दिखाई है।
5 मई को जब आपने अपनी पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने काम अच्छा भी किया है लेकिन हैरेसमेंट भी बहुत है। एक इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हो रही थी जिनका प्लानिंग कमीशन से ताल्लुक रहा, वो कह रहे थे शौकत तरीन साहब से पूछें कि 70% टैक्सेस विद होल्डिंग है और जो टेलीनॉर और जैज़ और सारी कंपनियां और बैंक से इकट्ठे करके दे रहे हैं, तो FBR जो है वो बाकी 30% में हैरेसमेंट करता है। तो FBR का बिहेवियर चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप? बड़ा सिंपल है, वो कर रहे हैं इस बजट में। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट होगी और उसके बाद जो ऑडिट होगा वो थर्ड पार्टी करेगी, और वो भी थोड़ा ऑडिट 2-4% जो है लोगों को, वो सिर्फ डिटरेंट के लिए। अच्छा, थर्ड पार्टी ऑडिट से क्या मतलब है? यानी FBR ऑडिट नहीं करेगा? नहीं। अच्छा, तो हम आई कैप से लोग लेंगे और वो करेंगे, और क्योंकि थोड़े से हम करवाएंगे 4% ऑफ द सैंपल, तो वो कर सकते हैं। और इसका मकसद से रहिए डिटरेंट होगा। अगर आपने कोई चीज़ ठीक गलत की है तो उसकी आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन इसके बाद साथ ये भी है कि ये तो मैं इतनी लीवे दूंगा, ये हुकूमत देगी इस लोगों को, कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट, थर्ड पार्टी ऑडिट, लेकिन इसके बाद जो हम ब्रॉडनिंग के लिए लोगों के पास जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लोगों के बिलों को यूज़ कर रहे हैं, ये हम कैप्चर करना शुरू कर दिया हमने सारा। तो वहाँ जाके जब पकड़े गए लोग, तो वो मैं ये भी ज़रूर कह रहा हूँ कि मैंने आज भी चैम्बर्स को भी कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर को हम अंदर कर देंगे, जेल करेंगे। पहली दफ़ा पाकिस्तान के बीच में जो टैक्स डिफॉल्टर होंगे उनको जेल होगी। तो इसलिए ये लोग ना समझें कि इसी एक साइड के ऊपर हम बेसिकली जो हरासमेंट ख़त्म कर देंगे और दूसरी तरफ लोग जो है वो मतलब मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे। विलफुल डिफॉल्टर को हम नहीं छोड़ेंगे। बट तो ये जो रिजीम है स्टिक एंड कैरेट नहीं, लेकिन अगर आप टैक्स डिफॉल्टर को जी बोले, देखिए आप टैक्स डिफॉल्टर को अगर आप जेल में डालने की बात करेंगे तो जो ब्यूरोक्रेसी की कोएर्सिव पावर है लोगों को हैरेस करने की, वो तो और बढ़ जाएगी। हर आदमी जेल में जाने से डरता है, इसका मतलब रिश्वत का रेट और बढ़ जाएगा। अरे नहीं भाई, हमने ब्यूरोक्रेसी से तो करवाना ही नहीं है ना। ये जो आपकी ब्रॉडनिंग है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, और ये हम एक FBR के बीच में एक सेल क्रिएट करेंगे जिसमें ज़्यादातर हम प्राइवेट सेक्टर से लोग लेके आएंगे। और ये जो है ये नहीं होगा कि जनाब जिसको इन्होंने उंगली कर रख दी वो विलफुल डिफॉल्टर हो गया। नहीं, हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी वाला, जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे वो ही असेस करेंगे कि ये विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं है। बट वंस दे से कि हाँ दिस गाय इज अ विलफुल डिफॉल्टर, देन ऑब्वियसली या ब्यूरोक्रेसी की वो उसमें चुंगल में नहीं आएगा, वो हमारी चुंगल में ही आएगा। तो देखें, व्हाट आई एम सेइंग इज हरासमेंट नो, बट विलफुल डिफॉल्टर्स आल्सो नो। यानी विलफुल डिफॉल्टर वो होगा जो जानबूझ के टैक्स नेट में यानी टैक्सेस नहीं दे रहा, और कोई ऐसा नहीं है कि गलती हो गई है, भूल चूक भी हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ों होंगी, तो अब है ही बड़ा मुश्किल सारा प्रोसेस। बिल्कुल 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 ये आप बिल्कुल, जो बाकी भूल चूक हो जाती है वो विलफुल नहीं है। ठीक है, अगर एक आदमी लेट्स से डॉक्टर बैठा हुआ है, वो कमा रहा है 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया महीना, और 1 टके का उसने टैक्स नहीं दिया, वो विलफुल डिफॉल्टर है मेरे नज़दीक। अच्छा नहीं, लेकिन तो वकीलों का क्या करेंगे? वकील तो सारे कैश में लेते हैं पैसे की, आप कोई बात भी नहीं करता इसके हवाले से। मैं किसी प्रोफेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूं। डॉक्टर का तो लिया भी आपने। कह रहा हूं जो भी पाकिस्तानी जी, डॉक्टरों का तो आपने लिया है, वो तो अक्सर क्लिनिक्स में उनके टैक्स कट के पैसे जमा होते हैं। वकील तो सारे कैश ही लेते हैं बाय एंड लार्ज, उनके तो दफ्तरों में अकाउंटेंसी का हिसाब ही नहीं है। सर मैं तो चलें जी, मैं मतलब आपको एज एग्जाम्पल कर रहा था। मैं किसी डॉक्टर का मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उसके तो वो क्लिनिक्स में बैठे हैं ना, वहां तो बेसिकली हॉस्पिटल्स पैसे लेते हैं और उनको उसका शेयर देते हैं अक्सर। वो प्राइवेट क्लिनिक तो खत्म हो गए छोटे मोटे। आप चलें सर, आप इस तरह करें कि आप ज़रूर, मैं मेरे से ये कहने में गुस्ताखी हो गई है डॉक्टरों के ख़िलाफ़। मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एनीबडी ठीक है who basically is earning and is willfully not paying the taxes will be taken to task. अच्छा, अब 2 जगहों पे आपने माना अपनी पिछली जो आपने लास्ट प्रेस ब्रीफिंग की है कि हमारी इंडस्ट्री, और फिर आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स जो है हमारी वो कंपेटिटिव नहीं रही है।
जब से कोटा सिस्टम ख़त्म हुआ, कंट्री कोटा सिस्टम 70s 80s में, उसके बाद से जब रीजनल ओपन हुआ हमारी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं रही हैं। क्या करेंगे आप? सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गया मेरे पास। देखो जी, इसमें तो बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हमने कभी इसको देखा ही नहीं है। ये हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, वो फैमिली बिजनेसेस हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में बहुत थोड़ी है ही नहीं बल्कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब वो फैमिलीज होती हैं तो बाप होता है चेयरमैन, बड़ा बेटा एमडी होता है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर मैनेजर होता है वगैरह। और वो जब बाप फौत हो जाता है तो 2 सिर्फ जनरेशन चाहिए होती हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो जो फैमिली की बिजनेस आती है। तो हमारी जो इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो फ्रेगमेंटेड है, वो फ्रेगमेंट और से और होती जा रही है। तो हम कंपेटिटिव नहीं रहे दुनिया में। तो हमने पहले तो ये था कि हमारे पास चैप्टर 11 नहीं था, अब आ गया है। उसको यूज़ करते हुए हम कंसोलिडेट करेंगे, फॉरेनर्स को उसमें लेके आएंगे ताकि हमारी एफडीआई भी आएगी, उनकी मार्केट्स भी हमारे पास होंगी और जो है टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो इसलिए व्हाट आई एम सेइंग इज वी हैव टू चेंज द पैराडाइम। वेरी इंटरेस्टिंग शौकत तरीन साहब। वक्त हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे एक वीडियो लिंक के ज़रिए, और जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि जब से शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं गुज़श्ता 1 माह में मुसलसल पाकिस्तान की मईशत के बारे में एक उम्मीद की लहर और एक तवक्को है कि पाकिस्तानी इकॉनमी बेहतर परफॉर्म करेगी। ये इंटरव्यू आपने देखा, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।